रोशनियों के शहर कराची में जब रोशनी और तरक्की का जिक्र होगा, ये मुस्तफा कमाल के नाम के बगैर नामुकम्मल होगा। कुशादा सड़कें, राबते के पुल, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, ये पहचान बनी जवां साल मेयर कराची मुस्तफा कमाल की, जिसने अपने नाम कमाल की तरह कराची के लिए वो मिसाली काम किए जो इनके नाम की बड़ी पहचान बन गए। 2002 में एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से सियासत में एंट्री देने वाला पुरजोश नौजवान सियासी वर्कर एमपीए मुंतखब हुए। 2003 में आईटी के वजीर बने और फिर कम उम्र मेयर कराची बनकर कराची के लिए दिन रात काम किया। मेयर कराची बनकर न रात देखी और न दिन, बस एक धुन, कराची की तरक्की बस एक धुन, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की तामीर और तरक्की। और फिर वो दिन आया जब न सिर्फ गैरों ने उनकी कारकर्दगी को सराहा, बल्कि बैनुल अक़वामी इदारों ने मुस्तफा कमाल को दुनिया का बेहतरीन मेयर करार दिया। जब तरक्की के ख्वाब चकनाचूर होना शुरू हुए, जब नजरिए से इख्तिलाफ हुआ, तो 2013 में सेनेटरशिप छोड़ दी, पार्टी को खैराबाद कहा और गोशा नशेनी इख्तियार की। 2016 में फिर सियासी मैदान में धुआंधार एंट्री दी। और पाक सरजमीन की बुनियाद रखकर न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाब की तामीर में मसरूफ अमल है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा कमाल है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने 2002 में एमपीए बनाया। मुझे अल्लाह ताला ने 2003 में मुझे आज से 17 साल पहले वज़ीर बना दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। फिर आज से 15 साल पहले मेरे रब ने मुझे जो है वो कराची जैसे शहर का मेयर बनाया। 2012 में 8 साल पहले पाकिस्तान का मैं सेनेटर बन गया और मेरी 6 साल टेन्योर थी, लेकिन मैं 6 महीनों के बाद मैं उस सेनेटरशिप को छोड़कर और इस मुल्क को छोड़कर और अपनी पार्टी को छोड़कर मैं मुल्क से बाहर चला गया। मैंने मेरा मास्टर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से। मैं इस वक्त एक पार्टी का चेयरमैन हूँ। पाक से ज़मीन पार्टी मेरी पार्टी है और 4 साल हुए हमें इस पार्टी को बनाए हुए और अल्लाह का शुक्र है कि हर दिन के गुजरने के साथ पाक से ज़मीन पार्टी इस पाकिस्तान के हर खत्ते में फैलती चली जा रही है। अच्छा, ऐसा है कि तलबा सियासत में मैं इन्वॉल्व हुआ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जब जिस ज़माने में स्टूडेंट भी था तो मैं अपने इलाके से मैं एमक्यूएम का काम करता था और मैं कॉलेज की पॉलिटिक्स में मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। मैं किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं मुंसलिक नहीं रहा हूँ। मेरा ताल्लुक, मैं उसी जिस ज़माने में स्टूडेंट भी था तो मैं अपने इलाके से एमक्यूएम में काम करता था और मैंने अपनी तमाम जो मेरी पॉलिटिकल लाइफ है वो अपने यूनिट से, अपने टाउन, अपने सेक्टर से, अपने इस कराची के एमक्यूएम के सेटअप से काम करने वाली है। देखिए, मेरा सियासी सफ़र डेफिनेटली तकरीबन 30 साल का ये पूरा अराउंड अरसा है और एक ग्रास रूट लेवल से एक स्ट्रीट वर्कर से लेकर ये तमाम चीज़ें ये मैं रेज़ हुआ हूँ और फिर मैं डेफिनेटली जो एक वर्कर काम करता है, हमने हर काम किए एज अ वर्कर जो एक पार्टी के काम होते हैं। और फिर एमपीए बने 2002 में, फिर उसके बाद वज़ीर बने 2003 में, फिर 2005 में अल्लाह ताला ने मेयर बनाया, फिर 2012 में 2010 तक में मेयर रहा, फिर उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शन हुए 2012 में, फिर उसके बाद सेनेट का मेंबर बन गया, सेनेटर बन गया और उसके बाद फिर 2013 में मैं फिर चला गया मुल्क से बाहर और मेरी कोई एक्टिविटीज़ उस दौरान नहीं रही। फिर 2016 में मैं वापस आया हूँ और वापस आकर फिर मैंने अपनी पार्टी बनाई है जिसका नाम पाक से ज़मीन पार्टी है और आज मैं इसी पार्टी का चेयरमैन हूँ। जी, सियासत में आना एक फितरी मैं समझता हूँ कि अमल था उस ज़माने में, जिस ज़माने में मैं सियासत में आया हूँ। डेफिनेटली उस वक्त एथनिक सियासत हो रही थी और उस वक्त सिंध के शहरी इलाकों में जो महरूमियाँ थीं, जो कि अब बहुत बढ़ गई हैं, उस वक्त तो बहुत कम महरूमी थी खैर, और हमें उन महरूमियों के अजाले के लिए
आवाज़ लगाई गई मुहाजिर के नाम पर कि हमारी फ्यूचर जनरेशन ठीक हो जाएगी, हमारा कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और हमारा इस्तेहसाल ख़त्म हो जाएगा, हमें नौकरियां नहीं दी जाती, हमें जॉब्स नहीं मिलती, हमें 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 एडमिशन नहीं मिलता, हमारी शनाख्त नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो उस वक्त की ये सारे नारे थे। फिर उस वक्त की जो हुकूमतें थीं या जो अरबाब इख्तियार थे उनके तमाम कंडक्ट्स और अमल उन तमाम चीज़ों को और एंडोर्स करती थी सारी चीज़ें। जो नारा दिया जा रहा था कि उनकी अकरबा परवरी ये बताती थी कि हाँ जो बात कही जा रही है उस तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो हम नए यंग थे, नया यंग जहन था, मैं जवान हो रहा था उस वक्त और स्कूल से निकल कर कॉलेज गया था। तो हमें लगा कि कोई ये सारी बातें इसके ऊपर जुड़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए और इस तरह से सियासत में इन्वॉल्व हो गए। और इस तरह से फिर कुछ सानियात ऐसे हुए शहर में, यहाँ पर कस्बा अलीगढ़ का सानिया हुआ, फिर 30 सितंबर का सानिया हुआ हैदराबाद में, फिर पक्का किला ऑपरेशन हो गया। तो इस तरह की चीज़ें उस ज़माने में होती थी, हो रही थी, जिससे जो है वो एक पता ही नहीं चला कि किस वक्त आप जो है इस सियासत में इन्वॉल्व होते चले गए। तो इट वाज ऑल वेरी नेचुरल, कोई प्लान करके, कोई सोच कर प्लान करके सब चीज़ें नहीं हुई। एक ऐसा माहौल था जिस माहौल में सब चीज़ें हो रही थी और फिर उस माहौल में फिर हम भी उस माहौल का हिस्सा बन गए। जब जब आमरीत आई है इस मुल्क में तो उन्होंने इख्तियारात और वसाइल को नीचे ट्रिकल डाउन किया है, नीचे दिया है। मैं आपको मिसाल दे दूं कि पाकिस्तान में 3 दफ़ा लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात और वसाइल तारीख में नीचे दिए गए सही तरीके से, और 3 दफ़ा सही मायने में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं वो 3 दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुए। एक अयूब खान साहब के ज़माने में डिक्टेटर थे, दूसरा ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने में डिक्टेटर थे, तीसरा मुशर्रफ साहब के ज़माने में तीसरा और चौथा यानी कि 2 इलेक्शन हुए, वो डिक्टेटर थे, आर्मी जर्नल थे। और वेरी अनफॉर्चुनेट है ये वाली बात कि जमहूरियत की सबसे पहली सीढ़ी जो कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, इससे मुराद ये कि इख्तियारात और वसाइल किसी के ग्रास रूट लेवल पे गलियों में और मोहल्लों में और गाँव में, गोठों में, शहरों में पहुंचे, वो पाकिस्तान की जमहूरी सो कॉल्ड कुव्वतों ने आज तक सही तरीके से नहीं दिए। एक ही इलेक्शन हुआ है 2015 में, 2008 में ये सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतें आई हैं और 2015 में जाकर इलेक्शन, 2010 में टेन्योर खत्म हुआ लोकल गवर्नमेंट का, तो 5 सालों तक इलेक्शन नहीं करवाए, और जब करवाए तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करवाए, और ऐसे करवाए कि इसका पूरा जूस निकाल कर, लोकल गवर्नमेंट का पूरा जूस निकाल कर सिर्फ जो है वो एक डमी किस्म के इख्तियारात के साथ जो है वो उन्होंने इलेक्शंस करवा दिए। ये हमारे मुल्क में सो कॉल्ड मुबैना, मैं कहता हूँ उसको मुबैना जमहूरी कुव्वतों की जहनी अक्कासी है, जहन की अक्कासी है कि नाम के वो जमहूरी हैं लेकिन काम के आगे गए गुजरे। मैं डिक्टेटरों की कोई हिमायत नहीं कर रहा। आपने कहा कि उनसे क्या सीखना चाहिए, तो उनसे अगर कुछ सीखना चाहिए तो ये तरीके, इसलिए कि वो जो अगर 10 सालों तक आकर सरवाइव करते हैं कोई भी डिक्टेटर, तो वो इख्तियार, और उनके यहाँ सो कॉल्ड इतनी शुरू के दिनों में इतनी बेचैनी नहीं होती है। वो यही वजह है कि 90% जो काम होते हैं लोकल गाँव, वो लोगों के मसाइल वाले, वो उनके हल हो रहे होते हैं और उनकी गली कूचों में इख्तियारात और वसाइल ट्रिकल डाउन हुआ होता है, जिसकी वजह से 10-10 साल तक आमरीत जो है वो चलती है हमारे यहाँ। अगर कुछ वो सीखना चाहते हैं तो इससे सीखें, बल्कि इससे कदम और आगे जाकर सीखें। इनको तो डिक्टेटरों से ज्यादा बढ़कर डिवोल्यूशन ऑफ पावर करनी चाहिए। जब ये हम कारकुन थे और 19 जून 1992 का ऑपरेशन शुरू हुआ, तो डेफिनेटली उस वक्त मुजाहरे होते थे, धरने तो नहीं होते थे, मुजाहरे होते थे, ज़्यादातर रैलीज़ निकलती थी, मुजाहरे होते थे, और सारे मुजाहरों में, सारी रैलीज़ में हिस्सा लिया। और ख़वातीन की रैलीज़ होती थी, एक जो है वो लियाकताबाद में औरतों की कुरान खानी हुई थी पहली दफ़ा 19 जून 1992 के बाद, उसमें जो है वो हिस्सा लिया, उसमें मारे भी खाई हमने, उसमें जो है वो घर की औरतों को, घर के ख़वातीन माओं को, बहनों को अपनी लेकर गए और मोहल्ले से सब लोगों को लेकर गए। तो एक स्ट्रगल रही है हर चीज़ में, जो उस वक्त के जो तकाज़े से, अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी किसी भी लम्हे किसी भी तरह से पीछे नहीं थे। और तमाम वो जो सियासत में होता है, जो कुछ ऊंच नीच और तमाम चीज़ें, तो वो उस हवाले से उन तमाम चीज़ों में उन तमाम चीज़ों का हिस्सा रहे। तो एक छापे पे 9/0 से मैं भी जो है वो गिरफ्तार हुआ हूँ और मैं जेल रहा हूँ।
और झूठे केसेस बनाए गए और उनको भुगता उस ज़माने में। और तो बस इस तरह से आई थिंक 3-3.5 महीने जेल काटी। जी बिल्कुल। 1992 से 2000 तक जो ऑपरेशन चल रहा था कराची में, तो शायद ही कोई एमजीएम का ऐसा कारकुन हो जो अपने घर पर रह सका हो। तो जिस तरह से और लोग अपने अपने घरों से भागे हुए थे और रूपोशी इख्तियार किए हुए थे, तो डेफिनेटली मैं भी कारकुन था एमजीएम का, और हम लोग भी फिर जो है वो अपनी अपनी जगहों पर नहीं होते थे और इधर उधर रहते थे। तो कई सालों तक की रूपोशियाँ रही हैं। रूपोशी सच के भाई आप अपनी जगह पे नहीं होते और इतना विजिबल नहीं होते। उस ज़माने में हर एमजीएम के कारकुन को, जो एक दिन का भी कारकुन होता था, उसको भी पकड़ते थे। बाकायदा इलाकों के मुहासरे होते थे और कॉर्डन ऑफ करके रातों को तमाम मर्दों को जमा किया जाता था। फिर कोई एक मुखबर बख्तरबंद गाड़ी में बैठा होता था, उस सारे लोगों को उसके सामने से गुजारा जाता था। फिर उसमें से जो एमजीएम का कारकुन होता था वो अंदर से बताता था, उसको रोक लिया जाता था। फिर उसको आंखों पर पट्टियाँ बांध कर उसको ले जाते थे। ये 1992 की बात बता रहा हूँ। 10 सालों तक सारा सिलसिला रहा। तो उस ज़माने में डेफिनेटली जो है वो मफरूरियाँ कटी हैं बहुत सारी। जलाओ घेराव के मुकदमात बने और पता नहीं क्या क्या मुकदमात बने। तो मैं तो जो है वो जलाओ घेराव में करते हुए नहीं पकड़ा गया। तो यकीनन वो झूठे मुकदमात थे। फिर जेल भी रहे और फिर उनका सामना भी करना पड़ा जाकर अदालतों में। खैर झूठे थे तो कुछ भी साबित नहीं हुआ। जब अल्लाह ताला ने मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी, मैं जब एमपी बना, मैं फिर वज़ीर बना, फिर उसके बाद मैं जब मेयर बना, तो मैं आई वाज जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं एक यंग फेस था और मुझे जो हम बातें करते थे गली कुचों में बैठकर, अब वो ज़िम्मेदारी मेरे हाथ में आ गई थी और मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। तो मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी और मैं अपने घर से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गया। मौत, शादी, गम, खुशी, कुछ भी जो है वो मुझे नहीं पता होता था क्या हो रहा है घर में। मैं सुबह से काम शुरू करके सुबह ख़त्म होता था काम हमारा, और मेरा बस नहीं चलता था कि मैं बस एक ही दिन में सब कुछ कर डालूं। और मैं बहुत परेशान रहता था, मैं फ़िक्रमंद रहता था और इसी वजह से जो है वो राउंड दी क्लॉक हमारे यहाँ काम होता था उस ज़माने में कराची में, और शिफ्टों में काम होता था। लेकिन डेफिनेटली मेरी शिफ्ट करने वाला तो कोई नहीं होता था, मुझे तो तीनों शिफ्टों में काम करना होता था। 3-4 घंटे की नींद होती थी और उसके बाद फिर जो है वो दोबारा काम पे लग जाते थे। और उस ज़माने में बहुत चैलेंज, उसी दौर में मेरी वालदा को कैंसर डायग्नोज हुआ और मुझे पता था कि डॉक्टर ने कह दिया कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं जो है वो वालदा के साथ जो है टाइम गुजारूँ, उनको टाइम दूँ। बट तीसरा-चौथा साल आई थिंक चल रहा था मेरे टेन्योर का, और सब चीज़ें बहुत बिल्कुल पीक पे थीं। तो मुझे ये अफसोस है ज़िंदगी भर रहेगा कि मैं जो टाइम मुझे अपनी वालदा को देना चाहिए था उस दौर में मैं वो नहीं दे सका। और कभी भी मेरी वालदा ने, खैर घर वालों ने मुझे डिमांड नहीं किया मेरी इस वाली बात को, लेकिन मुझे हमेशा ज़िंदगी में ख्याल रहता है, अफसोस रहता है। लेकिन शायद मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ऊपर देखने वाला है। मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर जब किसी के घर के आगे, जब किसी गली के आगे, जब किसी मैं रोड पर खड़ा होता था, तो किसी इंसान का उसमें भला होता था, किसी इंसान की तकलीफ़ को, दुख को मैं दूर कर रहा होता था। तो शायद अल्लाह ताला उस तमाम आमाल का अजर मेरी वालदा को दे, अल्लाह ताला उसको पहुँचाए, उनके दर्जात बुलंद करें, और शायद जो हमारी भी शायद गुनाहों में कमी का बाइस बने तमाम चीज़ें। लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग टाइम था और उस वक्त जो है वो एक बहुत ही अजीब सी कैफियत कंडीशन थी। और जैसे ही मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ, उसके तकरीबन 2 माह के बाद मेरी वालदा की, चूँकि बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, कैंसर बिल्कुल फैल गया था, तो उनकी फिर डेथ हो गई। देखिए, कराची के कुछ फंडामेंटल मसाइल हैं और उसके स्ट्रेटजिक सोल्यूशन है। मैं आपको मसाइल और सोल्यूशन, सबसे पहला मसला, कराची की गिनती पूरी नहीं की गई है। कराची, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि कराची 3.5 करोड़ है। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि कराची 3 करोड़ है। सरकारी पेपर कहते हैं, सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि कराची 1,60,00,000 है। भाई कराची कितने लोग हैं कराची के? जब यही फैसला नहीं कर पाएंगे आप, तो कराची को सही कैसे करेंगे? तो कराची, सबसे पहला मसला, कराची
कराची की गिनती सही करो। कराची की गिनती पूरी सही नहीं हुई हुई है। कराची कहीं से भी 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान कराची की आबादी है। तो हमारा सब उसका सोल्यूशन क्या है कि कराची के सेंसस को ठीक किया जाए। मसला है ये, इसका सोल्यूशन ये है कि कराची की इकॉनमी को, कराची के सेंसस को ठीक करें। दूसरा मसला कराची का के इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम के बाद जो वज़ीर आला सिंध को मिले हैं, वो वज़ीर आला ने सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वो सारे इख्तियारात और वसाइल अपने पास अपने ऑफिस में पार्क कर लिए हैं। वो समझते हैं कि उनको वही पूरा सूबा है। ओ नहीं भाई, वो एक ऑफिस है। सूबाई खुद मुख्तारी उस वक्त पूरी होगी जब सूबे के सारे शहर खुद मुख्तार होंगे, जब सूबे के सारे डिस्ट्रिक्ट खुद मुख्तार होंगे, जब सूबे के सारे गांव खुद मुख्तार होंगे, जब सूबे की सारी गलियां खुद मुख्तार होंगी, यूनियन काउंसिल खुद मुख्तार होंगी। एक वजीर आला के खुद मुख्तार होने से सूबाई खुद मुख्तारी का ख्वाब पूरा नहीं होगा। तो दूसरी बात कि सूबाई खुद मुख्तारी अगर इसको ट्रू स्पिरिट में अगर इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये जो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी आई है, इसको वज़ीर आला हाउस से निकाल कर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में फैलाया जाए, तमाम शहरों में फैलाया जाए, तमाम गाँव में फैलाया जाए। कराची का मसला हल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 ये NFC अवार्ड में नेशनल फाइनेंस कमीशन में वफाक से सूबों को सूबे के लोगों के लिए पैसे मिलते हैं। वो पैसा वज़ीर आला सिंध लेकर अपने पास बैठ जाते हैं और कहते हैं हमारी मर्जी, हम जिसको चाहे पैसे दें, जिसको चाहे पैसे ना दें, नहीं दें। कल को तो वजीर आज़म पाकिस्तान भी कह सकता है कि भाई मेरी मर्जी, मैं जिस सूबे को चाहूँ पैसे दूं, जिसको चाहूँ ना दूं। तो ये इनका फिर पूरा पाकिस्तान फिर खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान का आइन खतरे में पड़ जाएगा, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। इनको अगर पैसे रुकेंगे सब खतरे में पड़ जाएगा। यही काम ये खुद कर रहे हैं कि पैसे ले लेते हैं NFC अवार्ड में और कहते हैं अब हमारी मर्जी नहीं होती जनाब। तो जिस तरह से नेशनल फाइनेंस कमीशन से वफाक को सूबों में पैसे मिल रहे हैं, ये सबसे, और वजीर आला अपने पास पैसे लेकर बैठ जाते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है कराची का। हल क्या है? हल ये है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा होना चाहिए। जिस फॉर्मूले से NFC अवार्ड मिल रहा है, उसी फॉर्मूले से PFC अवार्ड सूबे से डिस्ट्रिक्ट्स को मिलने चाहिए, शहरों को मिलने चाहिए, टाउन्स को मिलने चाहिए, यूनियन काउंसिल को मिलने चाहिए। कराची का मसला हल हो जाएगा पैसों का। चौथी बात, कराची एक डिसेंट्रलाइज 18 टाउन्स थे, एक डिस्ट्रिक्ट था। दुनिया में कहीं भी एक शहर को टुकड़ों में नहीं बांटते। इस सूबाई हुकूमत ने 2008 में के बाद 2013 में इस शहर को 6 पहले डिस्ट्रिक्ट बना दिए, 6 अलग अलग शहर बना दिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली बना दिए, और अब 7वां डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। ये सबसे बड़ा मसला है। कभी भी कराची ठीक नहीं हो सकता। कराची दोबारा एक डिस्ट्रिक्ट और 18 टाउन डिसेंट्रलाइज बहाल किए जाएं। कराची के मसले का पांचवा हल पाक कराची का जो मास्टर प्लान था मेरे जमाने में, वो इस हुकूमत ने आने के बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ उसके अंडर में दे दिया। ये वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जिसकी चोरी ये मास्टर प्लान रोकता था। उस चोर डिपार्टमेंट के अंडर में चौकीदार को दे दिया उन्होंने। इसको बाहर निकालने की जरूरत है। इसको सेपरेट डिपार्टमेंट था मास्टर प्लान का, जो कराची की तमाम एक खदोखाल को डिफाइन करता था और तमाम चोरियों को, गलत कामों को रोकता था। इसको 5वां आइटम यह है कि इसको बहाल किया जाए। और छठी और आखिरी बात यह है कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक ऑर्डर पास किया है जिसमें तमाम मल्टीपल एजेंसीज कंट्रोल जो हैं, तमाम DHA, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, KPT, ये वो सारे, इनको कहा गया है कि उनकी जो म्यूनिसिपल सर्विसेज का जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्टेड मेयर के अंडर में आएगा। इलेक्टेड मेयर के अंदर में आकर वो म्यूनिसिपल सर्विसेज का जिम्मेदार वो होगा। ये 6 वो बातें ऐसी हैं जो कि कराची के मसाइल का देरीना हल है। कराची के मसाइल का हल कोई पैकेज नहीं है। पैकेज नहीं चाहिए कराची को। कराची को पैकेज देना ऐसे ही है कि किसी शख्स की पूरे महीने भर की तनख्वाह, मेहनत, मजदूरी को आप महीने के आखिर में उससे छीन लें और उसके बाद उसको जिंदा रहने के लिए किसी खैराती इदारे से बिरयानी की थैली लाकर दें उनको कि अब ये खा लो, और बिरयानी की थैली देते हुए तस्वीर भी खिंचवाएं कि देखो हम इनको इमदाद दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं। और भाई कराची को इमदाद नहीं चाहिए, कराची को पैकेज नहीं चाहिए। आप हमें हमारा हक दो। मेरी तनख्वाह अगर छीननी भी है तो भाई आधी छीनो यार, या 70% छीन लो तनख्वाह। 20% तो मुझे जिंदा रहने के लिए मेरे पास पैसे रहने दो। ये हक है कराची का। कराची कोई किसी पैकेज के जरिए कराची ठीक नहीं हो सकता। कराची को उसके इख्तियारात और वसाइल चाहिए, और अगर ये नहीं होगा
तो कराची सिर्फ तबाह नहीं हो रहा, पूरा पाकिस्तान इसके जरिए तबाह हो रहा, क्योंकि कराची कमाता है तो पाकिस्तान को देता है। 68% रेवेन्यू कमाकर कराची देता है। ये मौका तो माली फ़वाइद वाले मौके तो मेरे पास मिनिस्ट्री के ज़माने में, IT मिनिस्ट्री के ज़माने में, और उसके बाद जो है वो सिटी नाजिम और सिटी मेयर जब मैं था उस वक्त तो आई थिंक हज़ारों दफ़ा जो है वो ऐसे मौके दिन में, एक दिन में दर्जनों दफ़ा ये मौके जो है वो आते थे। अल्लाह का मेरा बड़ा मुझ पर करम है, मेरे रब का मेरे ऊपर बहुत एहसान है कि उसने मुझे कहीं पे भी भटकने नहीं दिया, कहीं पे भी ईमान को बेचने नहीं दिया, कहीं पर भी मैंने अल्लाह का शुक्र है अपने बच्चों को 1 रुपए भी हराम नहीं उनको उनके मुंह में नवाला डाला है। अल्लाह ने मुझ पर ये अल्लाह ने करम किया। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, इंसान खता का पुतला है। अगर मेरे रब की मेहरबानी मुझ पर नहीं होती तो शायद मैं आज लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। मैंने अपने टेन्योर में 300 अरब रुपए, 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और आज मेरा दुश्मन सियासी मुखालिफ भी मुझ पर कोई 1 रुपए भी चोरी करने, हराम कमाने का इल्ज़ाम लगा नहीं सकता। लगाएगा तो साबित नहीं कर सकता। मेरा कोई बैंक बैलेंस अकाउंट नहीं निकाल सका, कोई मेरे बहन भाइयों के कोई मनी ट्रेल नहीं निकाल सका, मेरी कोई ज़मीन नहीं निकाल सका, मेरा कोई शादी हॉल नहीं निकाल सकता, मेरे कोई पेट्रोल पंप नहीं निकाल सके, क्योंकि है ही नहीं। ये मेरे रब ने मुझ पर मेहरबानी की, और अल्लाह का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इस इम्तिहान से गुजारा और मुझे मेरे दामन पर एक दाग भी नहीं लगने दिया। अल्लाह का शुक्र है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको सियासत में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। नॉर्मली इस कैटेगरी के लोग कहते हैं कि भाई हम सियासत से दूर रहना चाहते हैं। हम जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं। तो फिर अगर आप शरीफ लोग और पढ़े लिखे लोग सियासत से दूर रहेंगे तो बुरे लोग और बेईमान लोग ही सियासत में फिर आएंगे। फिर आप अपने घर पे पानी ना आने का शिकवा ना करें, फिर आप अपने घर पे बिजली ना होने का शिकवा ना करें, फिर आपकी FIR बगैर रिश्वत के नहीं कटती उसका शिकवा ना करें, फिर आपको अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता फिर शिकवा ना करें, फिर आपके घर के आगे कचरा जमा आप शिकवा ना करें, रोड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, फिर आप किसी चीज़ का शिकवा ना करें अगर आप कहते हैं कि आपका ताल्लुक नहीं सर। इसलिए कि आपकी इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी, ये जिन तमाम डिलीवरेंस जो है, इन चीज़ों को देने की जिम्मेदारी किसी सियासतदान के पास ही है, और वहाँ पे आप नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि आप शरीफ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप ईमानदार हैं, और हम इसलिए दूर रहना चाहते हैं। तो फिर इन तमाम चीज़ों का शिकवा ना करें, फिर किसी बुरे आदमी, गलत आदमी, बेईमान के पास वो चीज़ होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम पर जो हुक्मरानी के जरिए जुल्म हो रहा है, भाई पानी नहीं है जुल्म हो रहा है, बिजली नहीं है जुल्म हो रहा है, करंट से बच्चे मर रहे हैं जुल्म हो रहा है, कुत्ते काट रहे हैं, वैक्सीन नहीं है जुल्म हो रहा है, एड्स फैल रहा है जुल्म हो रहा है, हमारे घरों में गटर का पानी बह रहा है जुल्म हो रहा है, कचरा नहीं उठ रहा जुल्म, ये सब जुल्म है, सब जुल्म है। अस्पताल में दवा नहीं है, स्कूल में तालीम नहीं, सब जुल्म है। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त जो है वो जिनको स्कूलों में होना था वो स्कूलों में नहीं है, ये सब जुल्म है। इस जुल्म के जुल्म करने वाले सिर्फ वो लोग नहीं है जो हमारे हुक्मरान हैं। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है वो सब लोग जो इस जुल्म पर खामोश हैं वो सब जालिम के साथी हैं। मेरा ये मानना है कब्र में जब जाओगे दोस्त तो तुमसे ये सवाल होगा अल्लाह ताला का कि माशरे में तुम जिंदा थे, तुम पर ये इम्तिहान डाला, तुम सिर्फ टॉक शो देखकर हुक्मरानों को गालियां बककर सो जाते थे, इसीलिए भेजा था दुनिया में। अरे तुम जरा सी हिम्मत करके कोशिश तो करते, किसी ने आवाज लगाई थी उसकी आवाज के साथ खड़े होते, अल्लाह पे तवक्कुल करते, देखते कि तुम अल्लाह ताला वक्त के फिरौनों को किस तरह नेस्तो नाबूद कर देता। लेकिन तुम तो गटर मिला पानी पी के मर के चले आए खामोशी से। तो अगर अल्लाह ताला इस दुनिया में गटर मिला पानी पीकर मरने के बाद अगर कब्र में भी और हशर के मैदान में भी इसकी इस खामोशी से गटर मिला पानी की वजह से वहां भी गटर मिला पानी पिला दे, फिर उधर भी नाराजगी हो गई, फिर तो ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। इसकी खामोशी की वजह से अगर वहां सजा मिल गई तो वो दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। तो क्रक्स ऑफ दी स्टोरी है कि इस जहन्नम जैसी दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करते हुए मरो। अगर कामयाब हो गए तो ये दुनिया जन्नत और मरने के बाद भी जन्नत। अगर ये दुनिया इस दुनिया में कामयाबी नहीं मिली, मर गए, तो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। लेकिन इस जहन्नम जैसी दुनिया को इसी तरह से जहन्नम जैसा छोड़कर मर जाना
बहुत बड़ा सवाल या निशान है। अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। मेरे हिसाब से सवाल होगा। मैं आज जो जिद्दोजहद कर रहा हूँ, मेरे कारकुनान जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम अपनी सी कोशिश ये कर रहे हैं कि इस जहन्नम जैसी दुनिया को हम जन्नत बनाने की कोशिश करते हुए मरें। तो हम कामयाब हो गए तो यहाँ भी जन्नत और वहाँ भी जन्नत। नाकाम हो जाएंगे कोई मसला नहीं, यहाँ बिजली नहीं आ रही, वहाँ फिर बिजली आएगी, वहाँ फिर पीने का पानी सही मिलेगा। अल्लाह को बताएंगे कि अल्लाह हमने कोशिश की है, कामयाबी नाकामी आपके हाथ में। इतनी छोटी सी बात है, इसको समझकर हिस्सा बने, ऑप्शन नहीं है इसके अलावा।